NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश के किस नेता के पास कितनी संपत्ति है, कौन नेता सबसे रईस है और किसके पास सबसे कम संपत्ति है, इसे लेकर ADR ने रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 47% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। 653 मंत्रियों में से 174 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप हैं। जिन नेताओं पर गंभीर आरोप है उनमें भाजपा के 136, कांग्रेस के 45 मिनिस्टर शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश भर के 302 मंत्री खुद पर आपराधिक केस होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। इनमें 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप है। वहीं केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 ने आपराधिक केस होने की बात मानी है। ADR की ये रिपोर्ट 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के चुनावी हलफनामे के आधार पर किया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार देश में मौजूदा मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपए है। बात अगर सभी 643 मंत्रियों की कुल संपत्ति लगभग 23,929 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री भी हैं। इस रिपोर्ट में उन मंत्रियों का भी नाम बताया गया है जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। उनकी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। उनके बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार सबसे ज्यादा अमीर हैं। उनके पास 1,413 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार का महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा से बहस का वीडियो सामने आया है। इसमें वह महिला अधिकारी को फटकारते नजर आ रहे हैं। घटना 31 अगस्त को सोलापुर की बताई जा रही है, जहां IPS मुरम का अवैध खनन रोकने पहुंची थी। वीडियो में नजर आ रहा है कि सिविल ड्रेस में IPS अंजना कृष्णा हाथ में मोबाइल लिए खड़ी हुई है। उनके आसपास कुछ लोग हैं। IPS की कॉल पर अजीत पवार से बात चल रही है। दावा है कि अजीत पवार IPS को कार्रवाई रोकने का कह रहे हैं। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, मुझे लगता है कि अजीत पवार एक बहुत मजबूत नेता और एक अच्छे प्रशासक हैं। उन्होंने बाद में बताया कि क्या हुआ। उन्होंने गलती से ऐसा किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वह एक अधिकारी थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि घटना 2 दिन पुरानी है। वीडियो जानबूझकर लीक किया गया है। अजीत पवार का इरादा कार्रवाई रोकने का नहीं था, बल्कि हो सकता है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए अधिकारी को डांटा हो। तटकरे ने कहा कि अजीत पवार अपनी सीधी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, कभी भी किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं। भारी बारिश के कारण पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल समय में दिलजीत दोसांझ और राज कुंद्रा बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होने के लिए आगे आए हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और समर्थन जाहिर किया है। दरअसल दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, पंजाब में बाढ़ के कारण हालात बहुत खराब हैं। लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, फसलें बर्बाद हो गई है, जानवर गाय और भैंसें मर गई है, लोगों का जीवन तबाह हो गया है। पंजाब घायल है लेकिन हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं। पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमें पंजाब की गोद में ही मरना है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया, हम उन सभी लोगों को बताना चाहते हैं जो पीड़ित हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी देकर ये सब बात खत्म हो जाएगी। जब तक उनकी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। सभी स्थानीय NGO, सभी स्थानीय पंजाबी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब के युवा आगे आए हैं और स्थिति को संभाल रहे हैं। मेरे पास जो कुछ भी है, जितनी भी कॉर्पोरेट हाउस में जानता हूं, हमारी टीम ने उनसे बात की है।
हर कोई पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है और वह सभी आगे आना चाहते हैं। हम इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे। उत्तरी भारत के साथ साथ पूरा पाकिस्तान इस समय बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सोशल मीडिया पर डाले गए अपने एक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गई है। मरियम नवाज की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान के पंजाब में लोग बाढ़ के कारण डूब रहे हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सीएम मैडम सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रही है। दरअसल मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 साल पुरानी तस्वीर शेयर की और ये दावा किया कि बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए उनकी सरकार ने ऐसे वॉशरूम का इंतजाम किया है जो पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। उनकी पार्टी PMLN से जुड़े एक्स अकाउंट ने चिन्योट से नई फोटो और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया। उसमें सही वाले पोर्टेबल वॉशरूम दिखाए गए थे जो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रदान किए गए थे। अकाउंट में दावा किया गया है कि चिन्योट प्रशासन ने नए वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा गया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मैदान में पोर्टेबल वॉशरूम उपलब्ध हैं ताकि उनकी गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव होने वाला है जिससे आम घरेलू सामान और सेवाओं पर टैक्स कम होगा। इससे अगले वित्त वर्ष 2025-26 में रिटेल इन्फ्लेशन 0.65 से 0.75% तक घट सकता है। SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक नए जीएसटी नियम लागू होने के बाद देश में महंगाई कम होगी। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में पुरानी 4 स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर 5%, 12%, 18%, 28% को हटाकर 2 स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर 5% और 18% को मंजूरी दी गई है। साथ ही कुछ लग्जरी सामान और सेवाओं के लिए 40% की स्पेशल टैक्स दर तय की गई है जिसके तहत रोजमर्रा की काफी चीजें सस्ती हो गई है और कुछ तो टैक्स फ्री ही हो गई है। तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स को छोड़कर नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। रिपोर्ट कहती है कि 453 सामानों की जीएसटी दर में बदलाव हुआ है। इनमें से 413 सामानों पर टैक्स कम हुआ है जबकि सिर्फ 40 सामानों पर टैक्स बढ़ा है। करीब 295 जरूरी सामानों पर जीएसटी 12% से घटकर 5% या 0% हो गई है। इससे खासकर खाने पीने की चीजों पर 60% फायदा ग्राहकों को मिलेगा जिससे कंज्यूमर वैल्यू इंडेक्स आधारित इन्फ्लेशन 0.25% से 0.30% तक कम हो सकती है। जम्मू कश्मीर में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से खराब हुए हालात अब तक सुधरे नहीं हैं। वैष्णो देवी हादसे को 10 दिन पूरे हो गए हैं लेकिन अब तक यात्रा दोबारा शुरू नहीं हो सकी है। कटरा पूरी तरह से वीरान पड़ा है। बाजारों में सन्नाटा है क्योंकि श्रद्धालुओं का आवाजाही पर रोक लगी हुई है। रेलवे ने इस रूट की 22 ट्रेनों को 30 सितंबर तक अलग अलग तारीखों में रद्द कर दिया है। 10वें दिन भी यात्रा स्थगित ही है क्योंकि प्रदेश की ज्यादातर सड़कें बारिश और भूस्खलन की वजह से तबाह हो चुकी है। हालांकि रास्ते की जरूरी मरम्मत पूरी कर ली गई है लेकिन यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला मौसम में सुधार और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद ये पहली बार है जब माता वैष्णो देवी यात्रा इतने लंबे समय के लिए रोकी गई है। इससे पहले साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तब वैष्णो देवी यात्रा 6 महीने तक बंद की गई थी। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में यात्रा बंद नहीं की गई थी। हालांकि बहुत कम लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। खींच सिंह हत्याकांड प्रकरण को लेकर कल हुए डांगरी में आगजनी व उपद्रव के बाद सियासत गर्मा गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सांसद ने भाजपा नेताओं पर सांप्रदायिक तनाव, लोगों को उकसाने व भड़कने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा नेता व शिव से प्रत्याशी रहे स्वरूप सिंह राठौड़ का पुलिस की जीप पर चढ़ने का वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद सियासत पे नया तूफान खड़ा कर दिया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि जिस तरीके की घटना
हुई है वह निंदनीय है, लेकिन घटना के बाद प्रशासन इस पूरे मामले को नियंत्रण में करने में नाकाम रहा। पुलिस व प्रशासन पहले तो स्थितियां बिगड़ने का इंतजार करता रहा और फिर जब हालात बिगड़ गए उसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। मेरा पुलिस व प्रशासन से निवेदन है कि इस पूरे मामले में किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का कोई व्यक्ति दुस्साहस नहीं करे। सांसद बेनीवाल ने मांग की है कि इस पूरे मामले को लेकर जो नेता भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसा रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर का फेलियर रहा। समय रहते अगर एक्शन लिया होता तो आगजनी उपद्रव की घटना नहीं होती। पहले भी बासनपीर में इस तरह की घटना हो चुकी है, उस समय भी पत्थरबाजी की घटना हुई, लेकिन इन दोनों घटनाओं को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे के दौरान उनका फोकस आदिवासी समुदाय पर हो सकता है। बीजेपी इस महीने पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है और इसी दौरान उनके राजस्थान आने का कार्यक्रम संभावित है। हालांकि अभी तक इस दौरे को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन राज्य बीजेपी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस संभावित दौरे की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है और इसी के बीच पीएम मोदी से समय मांगा गया है। हालांकि उन्होंने दौरे की अंतिम तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पार्टी सूत्रों के अनुसार पीएम का कार्यक्रम आदिवासी बहुल क्षेत्र में हो सकता है। इस दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस दौरे के पीछे बीजेपी की रणनीति आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक को साधने की है। राजस्थान में आदिवासी समुदाय एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राजस्थान में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण में राजस्थान 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ऑन डिमांड परीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे विद्यार्थियों को असफलता के डर को खत्म करने का तोहफा मिला। इसके साथ ही समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री ने कई और नए अभियानों की शुरुआत भी की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्रों को तोहफा देते हुए ऑन डिमांड परीक्षा प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि अब इस प्रणाली के तहत छात्र अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे विद्यार्थियों का समय बचेगा और वे जल्द ही अपने करियर का चुनाव कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के पहले चरण में जयपुर, उदयपुर और बीकानेर को केंद्र बनाया गया है, जहां हर दिन 100 छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इससे फेल हुए छात्र अपना समय बचाकर अगली कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे, जिससे उनका एक साल बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा प्रखर राजस्थान 2.0 प्रोग्राम की भी शुरुआत की, जिसके तहत विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रखर राजस्थान 2.0 प्रोग्राम की भी शुरुआत की, जिसके तहत विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा, जो 90 दिनों तक चलेगा। इस अभियान का मकसद कक्षा 3 से 8 तक के कमजोर विद्यार्थियों में भाषा संबंधी समझ और पढ़ने की क्षमता को बेहतर बनाना है। अभियान की शुरुआत में एसआई आधारित ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रणाली से बच्चों का टेस्ट लिया गया। राजस्थान में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य को राहत मिलने की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार 7 सितंबर के बाद ही बारिश में कुछ कमी आ सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश में बारिश के दौरान अब तक 193 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसके अलावा संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने आज से अपने मंत्रियों और विधायकों को वर्षा प्रभावित जिलों का दौरा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती है।
5 से 7 सितंबर के बीच इन क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, बिजली गिरने की संभावना वाले स्थानों से दूर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।